मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा शो मुकाबला में। शाम के 6 बज चुके हैं और आज मुकाबला में बात होगी दिल्ली में टूट रही झुग्गी बस्तियों की। पिछले 4 दिन से डीडीए के बुलडोजर गोविंदपुरी इलाके में झुग्गियां गिरा रहे हैं। डीडीए की दलील है कि हाईकोर्ट के आदेश से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जून के इस तपते महीने में 3 और इलाकों की झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं। इन झुग्गियों को लेकर राजनीति दशकों पुरानी है। जो सरकार आती है वो वादा करती है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाएगी, लेकिन झुग्गियां बढ़ती चली जाती हैं। वैसे भी खाती पीती दिल्ली के बहुत सारे जरूरी काम इन्हीं झुग्गियों से निपटते हैं। यहीं से उनके घरों में काम वालियां जाती हैं, यहीं से कूड़ा उठाने वाले मिलते हैं, यहीं से कार साफ करने वाले मिलते हैं और यहीं से लगभग हर दूसरे काम के लिए कोई न कोई काम करने वाला आता है। ये बस इत्तेफाक नहीं है कि दिल्ली में लगातार झुग्गी बस्तियां बढ़ती गई हैं। 2012 में दिल्ली सरकार की अर्बन स्लम्स रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में 6000 से ज्यादा झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा परिवार रहते हैं। बीते 12 वर्षों में यह तादाद और बड़ी हो गई है। दिल्ली में झुग्गी हटाने के नाम पर गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने की जो योजना बनाई गई, उसका क्या हाल है? वे मकान कैसे हैं और कितने लोगों को मिले हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट दिल्ली में चल रहे डिमोलिशन पर। गोविंदपुरी के इस भूमिहीन कैंप में बुधवार सुबह 5 बजे से ही भारी पुलिस की मौजूदगी में झुग्गियों को गिराने का अभियान चला। कुछ लोग अब भी अपने मकान से बचा सामान निकालने में लगे हैं। अब तक यहां की 2000 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी जा चुकी हैं। डीडीए का दावा है कि भूमिहीन कैंप के 1600 लोगों को फ्लैट दिए जा चुके हैं, लेकिन शिकायत अब भी बहुत से लोगों की है। कितने साल से रो रहे हैं, वो बताने से क्या है? बाल बच्चा बड़ा हो गया, उसका बाल बच्चा बड़ा हो गया, तो अपना पति गुजर गया, छोटा छोटा बच्चा छोड़ के वो काम करके बर्तन धो के काम करके पाला पोसा। अच्छा, तो आपको मकान नहीं मिला? नहीं मिला। कोई ऐसा है कि देखिए, जैसे एक राशन कार्ड हो गया, पूरा परिवार का एक राशन कार्ड है, एक मिल गया तो समझ ले नहीं मिला, एक को कोशिश में था नहीं मिला। एक जैसे राशन कार्ड समझ लिए, बाप उम्र हो जाता है तो बच्चे बड़ा भी तो होता है। हमारा जैसे 2 फैमिली था, भाई भैया का नीचे था, हम ऊपर थे, कैसे भी गुजारा चल रहा था। इसी घर में ऊपर भी एक कमरा है, तो गुजारा चला रहा था। भैया को मिला, भैया तो चलेगा अपना परिवार लेके, हम कहाँ जाएंगे बताइए। आज से रह रहा हूँ, मेरा ये 37-38 साल हो गए इस कमरे। बीते 1 महीने से दिल्ली में कई सारी जगहों पर बुलडोजर चला। 1 जून को मद्रासी कैंप के 200 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी गईं। 3 जून को वजीराबाद की रेलवे पटरी पर बस्ती को हटाया गया। 7 जून को भूमिहीन कैंप की झुग्गियों को तोड़ा गया। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मंगलवार को भूमिहीन कैंप पहुंची, जहां उनका पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि रेखा सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश को कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी कल ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको, हाय लगेगी झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं, तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना प्रशासन कुछ कर सकता है। हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। अब ओखला गांव के खसरा नंबर 289 और 277 पर करीब 700 मकानों को नोटिस जारी किया गया है।
इसके चलते लोगों में डर है। सवाल ये उठता है कि सरकारी जमीनों पर जब अवैध बस्तियां या कॉलोनी बस रही थी, तब ये सारे विभाग किस नींद में सोए थे। दिल्ली से कैमरामैन शिव कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन कुछ विभाग नींद में ही रह जाते हैं, कभी कभी जागते हैं। इस बीच एक राहत की खबर बाटला हाउस और ओखला के लोगों के लिए आ रही है। वहां 22 मई को लोगों के घरों के बाहर उन्हें मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया गया था। लोग परेशान थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। वहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी अली अब्बास नकवी। सीधे चलते हैं अली अब्बास नकवी के पास। अली, क्या है हालात वहां पर, क्या है स्थिति? बिल्कुल लोगों के अंदर इस समय भावनाओं का तो गुबार होगा। बिल्कुल ये जो भावना है वो हम देखने के लिए इसीलिए यहाँ पे मुरारी रोड जो है, यहाँ पे खुद इसी ओखला के अंदर हम आए बटला हाउस पे। इसमें आपको सबसे पहले दिखा दूँ, ये वो बिल्डिंग है जिसका आधा हिस्सा जो आया है मैप के अंदर वो टूटने का, यानी जो ये देखेंगे आप ये वाली जगह वो है कि नहीं, वो नहीं टूटेगी। लेकिन इस जगह से लेके यहाँ तक मैं अपने कैमरा से कहूँगा, ये पूरा जो रोड जो दिखाया गया है वो ये घर हैं, यहाँ फ्लैट देख सकते हैं, ये आए हुए हैं कि जो टूटेंगे। तो ये देखिए लोग जो हैं अपने ताले लगा लगा के, जो मकान मालिक हैं वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं छोड़ गए हैं अपने घर, ये जो इनके नेम्स आने थे। वहीं अब मैं आपको ले चलता हूँ, जो लोग अभी ये जो यहाँ के लोग हैं वो अब यहाँ से शिफ्टिंग करना शुरू कर चुके हैं। और शिफ्टिंग में आपको मैं उस एक ऐसे घर पे लेके आया हूँ जो बुजुर्ग शख्सियत है। आइए एक बार मैं अपने दिखाऊँ कैमरा सहयोगी से। और ये सबसे पहले अभी एक महिला है, ये उन्हीं का घर है जिनसे मैंने बात भी की थी। आपका हमने देखा कि पूरा आप ये घर सब चीज़ ये शिफ्ट करवा रही हैं, क्या हालत है? और कोई और लोग नहीं थे आपके यहाँ पे? नहीं, बहुत बुरा हालत है। हम लोग घर में 2 आदमी रहते हैं, बाकी पड़ोस वड़ोस हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान हाल में ज़िंदगी गुजर रही है। अगर सरकार यही चाहती है कि पब्लिक को मार दे तो डायरेक्ट मार दे, तड़पाने के मारने से क्या फ़ायदा सरकार को? अगर मारना ही चाहती है तो डायरेक्ट मार दे। ये सब क्या है? ये सब इंसान तरफ तरफ के मर रहा है, बेचैनी में ज़िंदगी अपना गुजार रहा है, तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। आप ये अभी तो ऐसे अभी कोर्ट ने थोड़ी राहत दी आपको कुछ दिनों के लिए, लेकिन क्या अभी आप क्या ये जो यहाँ से शिफ्ट कहाँ पे हो रही हैं आप? हम यहाँ से शिफ्ट आगे वहाँ हो रहे हैं भारी मस्जिद की तरफ। बहुत मुश्किल से जो है ना, हफ्तों दौड़ा है तब मकान तो आप लोगों की आमदनी क्या है? हम लोग की आमदनी 15,000 है, उसी में खाना है, दवा है। अभी 10,000 का फ्लैट लिया है, तो देखिए आगे। और ये जो लोग जो सोसाइटी के हैं वो भी मेरे साथ हैं। आप जो ये बताइए, वो खड़े हो जाइए, जो एक कोर्ट का भी फैसला भी जो आया है, थोड़ा आपको राहत की वक्त कुछ दिनों की दी गई है, क्या किस तरीके से आप समझते हैं? जी नहीं, ऐसा है कि जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कोर्ट के नज़र में, मेरी नज़र में कि कोर्ट देंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। आज का जो माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम दुखी भी हैं, मायूस भी हैं, और एंगर भी हैं, और एंग्विश भी हैं। जी, मतलब आप ये कहना चाहे बिल्कुल कोर्ट को ये कहना था कि बिल्कुल यहाँ पे डिमोलिश नहीं होगा, आप आगे ये कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोर्ट को इतना संज्ञान लेना चाहिए था कि ओवरऑल क्या होना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पूरी सुनवाई ना हो जाए तब तक इसे एज इट छोड़ दिया जाए। जी, बस मेरा ये एक्सपेक्टेशन था। ये आप मानते हो? देखिए तो लोगों की मिलीजुली एक तरीके से हमें राय भी पता लगी। और यही मैं आपको दिखा दूं, ये वो घर है, यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, ये भी चल नहीं पाते हैं, और साफ तौर पे इनका भी अपनी जो बीमारी की वजह से ही ये जो सारा जो यहाँ का सामान है, अभी हमने दिखाई हुई रिपोर्ट, वो मजदूरों को बुला के यहाँ से शिफ्ट भी करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ के लोग जो है एक तरीके से पूरी राहत से खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि एक परमानेंटली इनको एक ये सुकून मिल जाए कि वो यहाँ पे रहेंगे और उनके घर यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे। बिल्कुल, अदालत का भी दरवाजा इसीलिए खटखटाया गया है। अली अब्बास नकवी, धन्यवाद आपका। अब चलते हैं आज पैनल डिस्कशन के लिए और बात करेंगे मेरे सयाज जितने मेरे पास पैनलिस्ट हैं। रोहित कुमार सिंह, संयोजक युवा चेतना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस। ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर PSN राव, डीन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले रोहित कुमार सिंह जी से। युवा चेतना मंच की जब बात करते हैं, जब इसकी पूरी बात करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या चेतना कम हो गई है या सरकार की तरफ से गलतियां और अनदेखी ज़्यादा हुई है? आपने जो प्रश्न पूछा वो जनता के एजेंडे पर एक माकूल प्रश्न है।
दिल्ली की माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको मानना दिल्ली सरकार की बाध्यता है। संविधान का आदेश अगर कोई व्यक्ति नहीं मानेगा तो वो कंटेम्प्ट माना जाता है, और दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑनरेबल निर्णय आया है उसका कॉम्प्लायंस सरकार ने किया है। एक बात। दूसरी बात, जो गरीब वंचित बेसहारा लोग परेशान हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक देश में प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी विद्यमान हैं, कभी भी इस देश में किसी गरीब और वंचित के अधिकारों का हनन नहीं होगा। कोई ना कोई उसका वैकल्पिक रास्ता भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार जरूर निकालेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर जनसेवक और जनता के आशा और आस्था के अनुरूप काम करने वाली सरकार काम कर रही है। मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात एनडीटीवी के माध्यम से दिल्ली और देश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, वह ये है कि ये जो पूरे मामले का निर्णय आया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, मुझे लगता है ये पहले से चल रहा था, मेरी जानकारी में, मेरी समझ में। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्व में थी। अभी दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार के गठन को कुछ ही दिन, कुछ महीने बीते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी के संचालन में चल रही सरकार ने इन गरीब लोगों के पक्ष में पैरोकारी ही ठीक से नहीं की। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस समय पैरोकारी ठीक से की होती तो पूर्व के सरकार के कार्यकाल में भी झुग्गियों को हटाया गया था, गरीबों को घर से बेघर किया गया था, और फिर किया गया है। यह दिन देखने को नहीं मिलता। चलिए, आपकी बात पर, केजरीवाल जी की जो पूर्व की सरकार थी, जो रोहित जी आप ही की बात का जवाब ले लेती हूं। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, 10 सेकंड, 10 सेकंड। चलिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो पूर्व की सरकार थी, वो तो दारू पर दारू बेचने में और फ्री बांटने में परेशान थी, दारू घोटाला में परेशान थी, गरीब को मारने में परेशान थी, मजलूम को मजबूर करने में परेशान थी। उनको फुर्सत कहाँ था गरीबों के अधिकारों को संरक्षित करने का। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जी, और बाद में जो हम लोगों की बहन को मुख्यमंत्री बनाया अरविंद केजरीवाल जी ने, अपने करप्शन के आईने से निकालने के लिए वह भी केजरीवाल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में रह गई। तो गरीबों का नुकसान पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा जो हुआ वो अरविंद केजरीवाल के कारण हुआ। उन्हीं के कारण लोग घरों से बेघर हुए, पहले भी और यह भी जो निर्णय आया है, इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पूर्व की सरकार की गलतियां शामिल हैं। चलिए, ऋतुराज झा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सहमत है आप इन बात से ऋतुराज जी? आरोप लगा रहे हैं आप ही पर, आपकी गलतियों को ठीक कर रही है ना कि अभी की सरकार। मनोज्ञा जी, आप एक चीज समझ सकते हैं कि अभी दिल्ली में लगभग 42 डिग्री 43 डिग्री का टेम्परेचर है और चिलचिलाती हुई गर्मी, ये धूप है। इसमें 10,000 से ज्यादा परिवारों को अभी तक ये लोग उजाड़ चुके हैं। दिल्ली में ये लोग दावा करते थे कि हमको 3 इंजन का सरकार बनाओ, 4 इंजन का सरकार बनाओ। दिल्ली की जनता ने सब इंजन का सरकार बना दिया, 4 इंजन का सरकार बना दिया। चुनाव से जस्ट पहले ये लोग जाते थे, झुग्गियों में प्रवास करते थे और कहते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान बनाएंगे, झुग्गी वालों को सारा सुविधा देंगे, आप हमें वोट दे दो। और इस तरह की बातें ये लोग चुनाव में ठीक 3 महीना पहले कहते थे। और ये हमेशा से ये जो है सो झुग्गी वाले और गरीब लोगों के विरोधी हैं। दिल्ली में लगभग 30 से 35 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियों में कोई शौक से नहीं रहता मनोज्ञा जी, एक आदमी की मजबूरी है, क्योंकि सरकारों के अर्बन डेवलपमेंट फेलियर रहा है, पॉलिसी का फेलियर रहा है। आपकी सरकार थी ना 10 साल, आपका फेलियर नहीं था। सुन लीजिए ना मनोज्ञा जी, सुन लीजिए, आप इतनी वकालत मत करिए ना, सुन लीजिए। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही हूँ, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी सरकार थी, मैंने यही सवाल रोहित जी से भी पूछा है। वकालत का आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। रोहित जी मुझे बात करने दीजिए, रोहित जी मुझे बात करने दीजिए, सवाल आपसे भी करूंगी। पत्रकार मित्रों पर रोहित जी सवाल आपसे भी होगा, आपसे भी होगा। सुन लीजिए भैया, सुन लो। रही बात कोर्ट की, कोर्ट गया कौन? डीडीए। डीडीए किसकी? केंद्र सरकार की। 4 इंजन की सरकार किसकी? आपकी। तो आप जो है, आप जब जो है तो चुनाव से पहले जाके कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान, तो आप वहां पर ऑल्टरनेटिव व्यवस्था बना करके हटाते। झुग्गी में कोई शौक से रहता है क्या? आप व्यवस्था बनाते उसके बाद हटाते, कोई शौक से नहीं रहता है। आप जो है सो जाकर के जब हाई कोर्ट ने आदेश किया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, स्टे ले सकते थे, सारा पावर आपके पास, सारा इंजन सरकार आपके पास, म्युनिसिपल बॉडी आपके पास, दिल्ली सरकार आपके पास,
केंद्र सरकार, आपके पास डीडीए, आपके पास डीएम, आपका जवाब दीजिए रोहित जी। आपका अधिकारी, आपके एलजी, आपके कोर्ट, आपके सब कुछ आपका, क्यों नहीं लिया इसलिए बताओ। 10,000 परिवारों का आपने कैसे उजाड़ दिया बताओ। रोहित जी जवाब दीजिए इस बात का, बुलडोजर भी आपका, सरकार भी आपकी। पहले इनको चीख लेने दीजिए ना। ये बेचारे परेशान हैं। इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इनका तिकतवे काट दिया था। ये परेशान है इसी के राजनीतिक बात बाद में करिएगा, अभी पहले इसकी बात करिए ना, बुलडोजर जो चला रहे हैं कोर्ट के आदेश पर। अरे भाई तो मुद्दे पर तो आ रहे हैं, पहले इनको बोलने दीजिए ना। मैं अगर बोलूंगा तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा। बोलने दीजिए, पहले इनको बोलने दीजिए। केजरीवाल जी बेचारे का तिकतवे काट दिए थे, परेशान हैं। अब हमको बोलने दीजिए। अब चुप रहिए, आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय पर इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार ऋतुराज झा जी को नहीं है। और झा जी भाषा की मर्यादा का ख्याल कीजिए। अगर भाषा के मर्यादा से भटकिएगा तो मैं बिहार की धरती पर पैदा हुआ हूं। आपसे ज्यादा मुझे मर्यादा का ख्याल रखना भी आता है और आपकी भाषा में आपका जवाब देना भी आता है। इसलिए भाषा की मर्यादा पर चिंतन कीजिए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी के विरोध में सत्ता में आए और बाद में कांग्रेस पार्टी के चरण में जाके समर्पित हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के चरमोत्कर्ष पर दिल्ली की जनता को ले जाकर प्रताड़ित करने का काम किया। और आज आम आदमी पार्टी के लोग रामचरितमानस पढ़ के उसके प्रवचन का प्रयास कर रहे हैं, तो दिल्ली और देश की जनता अब ये मानेगी क्या कि ये लोग रामचरितमानस पढ़ने के रोहित जी, अभी मैं नीरज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। के निर्णय का इंटरप्रिटेशन ये नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। आप जिस राजनीतिक समीकरण की बात कर रहे हैं, आप जिस राजनीतिक समीकरण की बात कर रहे हैं रोहित जी, पूछ लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नीरज जी क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के लोग मनोज्ञा जी, और हम किसी आ रही हूं ऋतुराज जी, आ रही हूं आपके पास। हम लोग तो लगातार पूर्वांचल समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। नीरज जी जवाब दीजिए। पूर्वांचल के लोग और बिहार रोहित जी आ रहे हैं, पूर्वांचल समाज में दिल्ली की बात हो रही है और हमें विश्वास है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे रास्ता बनेगा। आप कैसे समझ रही हैं कि ये डिबेट हो पाएगी? मनोज्ञा जी, सबसे पहली बात तो ये, अगर इस पैनल में दिल्ली सरकार के या दिल्ली भाजपा संगठन का कोई व्यक्ति होता तो शायद हम इस बहस को किसी कंक्लूसिव एंड पर ले जाते, लेकिन क्योंकि अब ओपन एंडेड बहस है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हिंदी की ना एक कहावत है कि जो गुरु है वो गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। नरेंद्र मोदी जी की 11 साल की सरकार को पूरे अब 11 साल लग गए हैं लोग को सड़क पर लाने के लिए, लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार को तो अब सिर्फ 100 दिन हुए हैं और उस 100 दिन में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये जो बार बार दलील दी जा रही है ना कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मनोज्ञा जी, आप ये भी तो साथ में बताइए कि जब नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फेमस बुलडोजर जजमेंट है उसमें क्या गाइडलाइन सामने रखी थी? हम लोग तो सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने तो जजमेंट पढ़ा है ना। आप नोटिस देंगे, आप रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करेंगे और आप उसके बाद वहां से डिमोलिशन करेंगे। यहाँ नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस की अपील में अगर आप दोपहर में कोर्ट जा रहे हैं तो सुबह 5 बजे बुलडोजर भेज के पूरी की पूरी कॉलोनी को जमींदोज कर दिया जाता है। कल ऐसा ही हुआ ना, सुबह 5 बजे बुलडोजर भेजा गया जबकि उनका मामला 10 बजे के लिए लिस्टेड था। आप ये समझिए, दिल्ली सरकार की अभी जो नियत है वो सिर्फ ये है कि दिल्ली को वो एक अमीरों का शहर बनाना चाहती है, लेकिन ये बात इनको समझ नहीं आती कि एक शहर की पहचान उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं, उसके लोगों की खुशी से होती है। आज दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने इस दिल्ली को बनाया बसाया और मेहनत मजदूरी कर कर एक अपना जीवन यापन करने का एक व्यवस्था तैयार की, उसके सामने आज दिल्ली की सरकार ने बुलडोजर रख दिया। मुझे इस बात पर टिप्पणी करने से बचना होता अगर यही बुलडोजर आज सैनिक फार्म्स में चल रहा होता। आज सैनिक फार्म्स में क्यों? भाजपा के कई पूर्व सांसद रहते हैं, इसलिए वहां बुलडोजर नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व जज रहते हैं, इसलिए नहीं चलता। आप नॉर्थ दिल्ली में आइए, महेंद्रू एनक्लेव दूसरी ऐसी कॉलोनी है जो सैनिक फार्म्स की तरह आई। जब रेगुलराइजेशन की लिस्ट आई तो आपने दिल्ली भारत सरकार ने क्या कहा? इन 2 कॉलोनीज को हम रेगुलराइज नहीं करेंगे। आपने रेगुलराइज नहीं किया तो वहां आपने कौन सा बुलडोजर एक्शन लिया? आए दिन वहां नई कोठी बनती है, नया फार्म हाउस
बनता है। ऋतुराज भाई चलिए। यहाँ विधायक थे, इनके यहाँ खेत काटकर रोज कॉलोनी बन जाती थी। आते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं एक बार। रोहित जी, उसके पहले एक बार डॉक्टर PSN राव हमारे साथ हैं, डीएन है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। क्या है कानून, कानून क्या कहता है और किस तरह से, क्या इन झुग्गियों को इस तरह से बुलडोजर से गिराना कानून की अनुमति के साथ ही तो हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो जब हाईकोर्ट आदेश देती है तो सोच समझकर आदेश दिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका पालन करना सरकार का कर्तव्य है। तो वही किया है अभी जो भी हुआ है, और उनको नोटिस दिया गया है और मकानों को तोड़ा गया है, क्योंकि जिस ज़मीन पर ये मकान बने हैं ये झुग्गियाँ नहीं है, ये पक्का मकान है जो बनाए हैं लोगों ने। तो इतना भी गरीब नहीं है जो जैसे बताए जा रहे हैं। तो कुछ लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन पक्का मकान भी बहुत सारे हैं वहाँ पे जो दिख रहा है। तो जो कानून का उल्लंघन किया है तो वो तो गलत बात है, और कोर्ट ने सारा देखा होगा तभी तो ये आदेश दिया है। और अगर सरकार ने कोर्ट का आदेश माना है तो इसमें कोई गलती नहीं है, सही किया है। इट इज़ इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। बाकी रही बात की, कई शहरों में हमारे देश में ये एक समस्या है कि बहुत सारे लोग बाहर से आ जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और वहाँ पे आके अपना नौकरी की तलाश में आते हैं और वहाँ पे मकान बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये कोई ये सरकार की गलती नहीं है, ये सरकारी विभागों की गलती नहीं होती है जो ये बनते हैं तब नहीं रोकते हैं और उसके बाद फिर जब इतना बढ़ जाता है मामला तो कोर्ट तक जाना पड़ता है। उस समय पे उनको रोकना चाहिए कि कहीं भी अगर मान लीजिए कोई नाला के बगल में बना दिया, कोई रेलवे लाइन के बगल में बना दिया, कोई हाई टेंशन लाइन के नीचे बना दिया, जहाँ पे भी सरकारी लैंड जो है उसको प्रोटेक्ट करना सरकार का काम है। तो वो तो नहीं किया है। उस समय पे जब ये बन रहा था तो तब आंख बंद किया गया है, तभी तो ये बना है। तो उस समय पे, सही समय पे अगर इसको रोक दिया जाता तो ये नौबत आज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें जो भी हुआ है, अभी इनके लिए एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए, इन लोगों को मकान बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार अभी बनाएगी मकान। कई जगह पे गरीब लोगों के लिए दिल्ली में मकान बने गए हैं, कई जगह पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी बनाया गया है, कालका जी में, और उधर कठपुतली कॉलोनी भी एक बहुत बड़ा बनाया है। तो कई जगह पे मकान बना रहे हैं, और मेरे ख्याल में इन लोगों को जिनको बेघर कर दिया है अभी, उनको भी शायद कुछ समय में मकान मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको हम अनऑथराइज्ड वे में इसको हम अगर कुछ नहीं करेंगे, इसको उसी तरीके से छोड़ देंगे, तो फिर इसमें पानी का, गंदगी का बहुत सारे दिक्कतें आएंगे। पब्लिक ये तो आ ही रही होंगी ना, वो तो बात अलग है। लेकिन इस समय तो घर टूट रहा है, चिलचिलाती धूप में जिनके घर टूट रहे हैं। अब एक बार आपको चर्चा को रोक रही हूँ मैं, क्योंकि जिनके घर टूटते हैं ना, उनके भीतर राजनीति नहीं होती है, बस दर्द होता है, सवाल होते हैं, बेबसी होती है। सुनते हैं गोविंदपुरे के कुछ लोगों की बात। गोविंदपुरी में जो ये जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं भूमिहीन कैंप है, वो उसका ये हाल आप देख रहे हैं कि क्या हो चुका है। तो आपने जब ये आपने कब ये लिया था, ये घर या ऐसी था, क्या था? नहीं ऐसी थी, ऐसी बनी हुई थी झुग्गी सी। तो आपने खरीदा था? नहीं बना था। हाँ। जब तो खरीदी। क्या आपको ये नोटिस तो दिया गया था, बता रहे हैं कि हटाने के लिए? तो नहीं, जब नहीं बताया था उन्होंने, जब तक रोक रखी थी, जब तक मिलेंगे इनको मिलेगा, तो फिर उन्होंने ये नहीं तोड़ा था, ये सारे तोड़ गए थे। कभी यहीं पे घर था? हाँ जी। क्या नाम आपका? रामकृपाल। रामकृपाल जी, कितने दिनों से आप सालों से? मैं 40 साल से यहीं रह रहा हूँ। 40 साल से रह रहे हैं। तो आपको कोई झुग्गी मिली थी? कुछ नहीं मिला। तो अब आप क्या, आपने वो जो झुग्गी, ये जो आप यहाँ रह रहे थे, तो आपने कुछ खरीदी थी या वैसी था वो? क्या नहीं, 90 में खरीदा था, 1990 में। आप लोग अपना सामान ढूंढ रहे हैं यहाँ? ये हमारी दुकान है ना, ये हमारी दुकान टूट गई है यहाँ पर से, और हमें सामान भी नहीं निकाला क्या जब तक आपने? हाँ, नहीं, सामान तो निकाला था, कुछ सामान रह गया था। हाँ। उसके अंदर वो निकाल ही नहीं पाए। सुबह 6 बजे तोड़ दिया है सर। यहाँ बताया भी नहीं? बताया नहीं। तो आप खाली करवाया बस? बोला था इन्होंने पहले कि खाली कर देना, खाली कर दिया था, लेकिन कुछ सामान हमारा रह गया था। वो सुबह उनका चलो 10 बजे के बाद होगा जो कुछ होगा, लेकिन उन्होंने तो सुबह 6 बजे ही तोड़ दिया सर। कितने सालों से आप रह रहे थे यहाँ? सन 78 से। 78 से यहाँ रह रहे थे। तो उस वक्त आपने खरीदा था या ऐसी था? नहीं, बनाया था। बनाया था आपने जी। तो आपको एक दिया आपको घर दूसरा? हाँ, केस पे था ये। अच्छा, चलिए ऋतुराज झा जी से पूछ लेते हैं। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, 10 वर्ष सरकार रही,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली सरकार का खामियाजा अब यहाँ की जनता झेल रही है? मनोज्ञा जी, देखिए आपके कैमरे पे ही लोगों ने बताया कि 40-40, 50-50 साल से वो बेचारे रह रहे थे वहां पर में, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी वहां पर रह रही थी। यहाँ पर बात 10 साल 5 साल की नहीं है, बात है नीयत की। ठीक 100 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे जहां झुग्गी वहां मकान। यही भाजपा के नेता झुग्गियों में प्रवास कर रहे थे और ये लोग डंके की चोट पे कह रहे थे कि हम गरीबों को सताएंगे नहीं और हम जहां पे झुग्गी है वही मकान बना करके देंगे, सबको देंगे। अभी जो है सो कॉल्ड ये रोहित कुमार सिंह जी कुछ कह रहे थे। इनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक था, मुझे तो केजरीवाल जी ने 2 बार टिकट दिया। ये लोग आज तक कभी भी जो है सो कॉलोनी के प्रधान भी नहीं बने और हमारी टिकट काटने पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बात झुग्गी की हो रही है, गरीब आदमी की हो रही है। इस चिलचिलाती हुई धूप में कटाक्ष नहीं किया, मुझे दुख हुआ, मैंने दुख व्यक्त किया और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में काम करने वाले व्यक्ति को प्रधान बनना आवश्यक नहीं है। विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो वो खिला गए हैं, आप बेचैन हैं, आपके दर्द को मैं समझ रहा हूं। रोहित जी, झुग्गी पर बात हो रही है, आप कहां टिकट पर चले जा रहे हैं? रखता हूं, मैं भी तो बिहार का रहने वाला हूं। अरे यही ना मैडम टिकट पर आ गए, देख नहीं रही है कितना परेशान है। गरीब लोगों से मतलब है, इनका टिकटें काट दिए अरविंद केजरीवाल जी। हम बोल रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। अरे काहे बुरा लग रहा है भाई? बोल लूं, गरीब वर्ग के लोगों के पक्ष में ऑनरेबल हाई कोर्ट में बढ़िया से पैरोकारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं किया। ऋतुराज जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्या पिछली सरकार इसमें विफल हो गई थी? का फल दिल्ली की जनता को भोगना पड़ रहा है, आई समझा रहे हैं। बिहार और रोहित जी बोलने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। रोहित जी, आपको मौका दूंगी अभी बोलने का। ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया और ये बिहार के बेटा होकर बिहारियों के खिलाफ खड़े रहे, शर्म आना चाहिए इनको। और आज समझा रहे हैं, एक बिहारी होने के नाते रोहित जी बोलने दीजिए पहले। ऋतुराज जी बोलिए। कट गया तो इनको बुरा लग रहा है। मैं बोलने देने के लिए तैयार हूं। इनकी भाषा देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे 2 मिनट बोलने दो ना, और क्या बोल रहा हूं मैं? मुझे दुख है कि इनका टिकट कट गया। टिकट की बात हो जाएगी, पहले बुलडोजर की बात कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, डीडीए पहले भी केंद्र सरकार की थी, डीडीए आज भी केंद्र सरकार की है। जी मैं आपको रोकूंगी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी मैं। राजा हत्याकांड के 5 आरोपी 8 दिन की रिमांड पर मेघालय पुलिस की एसआईटी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। शिलोंग कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड का फैसला दे दिया है। शिलोंग कोर्ट ने ये कहा है कि 8 दिन की रिमांड दी जाती है। इसका मतलब है अब आगे मेघालय पुलिस एसआईटी, उसने जो एसआईटी का गठन किया है वो 10 दिनों की रिमांड मांग रही थी। ये चारों आरोपी इस समय इसको सारे के सारे आरोपी यानी कि 5 आरोपी सोनम रघुवंशी को मिलाकर 5 आरोपियों को 8 दिन की रिमांड मिल गई है। मेघालय पुलिस की एसआईटी अब अगले 8 दिन तक इंटरोगेशन कर सकती है। मुकेश मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। मुकेश, क्या अपडेट है, क्या कहा है कोर्ट के आदेश ने? देखिए, कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड ग्रांट की है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उसको सोनम का जो मोबाइल है बरामद करना है, पूरी कॉन्स्पिरेसी को एस्टेब्लिश करना है, इसके साथ ही जो मनी ट्रेल है उसकी जांच करनी है और साथ ही कुछ आरोपियों के कपड़े जिन्होंने वारदात के वक्त पहने हुए थे वो कपड़े बरामद करने हैं। इसके साथ ही जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट करना है, आरोपियों की शिनाख्त करवानी है। ये सारी बातें पुलिस ने कोर्ट में कही थी, जिसके बेसिस पर कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड 5 आरोपियों की पुलिस को ग्रांट कर दी है। यानी कि अगले 8 दिन पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और आरोपियों से पूछताछ करेगी। मुकेश, जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की, क्या इसको रिक्रिएट भी किया जाएगा? इन सबको वहां ले जाकर भी रिक्रिएट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो घटनाक्रम है, जो क्राइम सीन है वो पूरा रिक्रिएट होगा और सभी 5 आरोपियों को पुलिस ले जाएगी और वहां पर जब हत्या हुई उस दिन क्या कुछ हुआ होगा इसको लेकर वहां पर पुलिस जानने की कोशिश करेगी। तो पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस सभी आरोपियों को मौका वारदात पर ले जाएगी। सोनम रघुवंशी ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है, सरेंडर किया है जाकर, फिर आगे की कार्रवाई में क्या क्या बातें बच जाएंगी?
देखिए वही जो चीज़ें हैं, जो लूपहोल्स बीच में अभी हैं, कुछ कड़ियाँ नहीं जुड़ पा रही हैं। पूरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर कब कौन कहाँ पर गया, प्लानिंग कब हुई, कब यहाँ पर लोग आए, कैसे कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पुलिस लोगों के स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद इस्टेब्लिश करेगी। साथ में जो मनी ट्रेल है, किस किलर को कितना पैसा मिला, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, शिनाख्त परेड होगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये अगले 8 दिन चलने वाला है। धन्यवाद मुकेश हमसे जुड़ने के लिए। और अब सीधा चलते हैं, आपको इस समय की एक और बड़ी खबर बता दें कि आज एनडीटीवी आपको ये दिखाएगा कि कैसे दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं और दूसरी तरफ झुग्गी वालों के लिए बनाए ईडब्ल्यूएस फ्लैट यानी कि एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन फ्लैट्स खंडहर हो गए हैं। ये फ्लैट्स एक दो नहीं बल्कि 35,000 से ज्यादा हैं। देखिए मेरे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पहली नजर में भले ये तस्वीर आपको गजा जैसी जगह का एहसास दिलाती हो, लेकिन ये गरीबों के साथ भद्दा मजाक और टैक्स पेयर के पैसों के साथ लापरवाही का एक शर्मनाक नमूना है। दिल्ली में झुग्गी मुक्त करने के लिए तकरीबन 1800 से ज्यादा इस तरीके के फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन बीते 17 सालों से ये फ्लैट बने भी, इसमें कोई रहा भी नहीं और अब ये खंडहर बनकर गिर रहे हैं। दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने की योजना के लिए 2005 से लेकर 2013 तक इस तरह के 35,000 ईडब्ल्यूएस मकान बनाए गए। एनडीटीवी ने एक दो नहीं बल्कि 5,000 से ज्यादा फ्लैट्स की पड़ताल की। दिल्ली के घोघा गांव में गरीबों के लिए 3,980 फ्लैट तैयार हुए, लेकिन इनकी हालत देखिए। नशेड़ियों ने इन इमारतों के पिलर के सरिये काट दिए, जिसके चलते 9 फ्लैट्स की इमारत गिर चुकी है। छतों तक जाने के लिए सीढ़ियां ही गायब हैं। जगह जगह नोटिस लगाकर फ्लैट्स के नजदीक तक जाने से मना किया जा रहा है। क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? आज तुम बेईमान, अगर तुम इन झुग्गी वालों को मकान देकर चले गए होते तो इन बेचारों की आपको चिंता करने की जरूरत ना रहती, अच्छे अच्छे मकानों में बैठे होते ये। लेकिन भाजपा ये काम करेगी। मोदी जी ने कहा है जहां झुग्गी वहीं मकान, उनको वहीं घर बना के देने का काम। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी इतनी बेईमानों की पार्टी थी, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 ऐसे फ्लैट बने पड़े थे जो इन लोगों को, झुग्गी वालों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए क्योंकि इनको लगता था हमारे वोटर यहां से चले जाएंगे, हम हार जाएंगे, इसलिए उनको मकान तक नहीं दिए। मकान खंडर हो गए, बर्बाद हो गए। आज वो मकान इस स्थिति में है कि वहां रहने की काबिलियत नहीं रहेगी। लेकिन केजरीवाल जी और उसके साथी इतने बेईमान थे कि उन्होंने वो 30,000 मकान लोगों को नहीं दिए। गोगा गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर नरेला में भी गरीबों के लिए इस तरह के करीब 1700 फ्लैट्स बनाए गए। सालों से खाली पड़े इन फ्लैट्स के दरवाजों और खिड़कियों तक को चोरों ने गायब कर दिया। 2007 में जब ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनकर तैयार हुए तो बाकायदा 100 रुपए का फॉर्म भरवाया गया गरीबों से, खास तौर पर जिनका पुनर्वास होना था, और फिर जो है ये कहा गया कि ये फ्लैट अलॉट किए जाएंगे। इस तरीके के आप देखिए आज भी नंबर पड़े हुए हैं हर एक फ्लैट में, और ये एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो है इस तरीके का फ्लैट देने का वायदा किया गया। लेकिन आप देखिए कि अंदर की सभी खिड़की और जो दरवाजे हैं वो सब चोर और नशेड़ी लोगों ने उखाड़ लिए यहाँ से, और अब ये धीरे धीरे आप देखिए कि खंडहर बनता जा रहा है। ये किचन था, इसकी भी खिड़कियाँ जो है वो उखड़ चुकी हैं। अब इसको बनवाने के लिए भी सरकार को नए सिरे से बजट अलॉट करना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये इमारत चूँकि पिछले कई सालों से खाली पड़ी हुई हैं, खंडहर बन चुकी हैं, तो इसलिए अब इनका सेफ्टी ऑडिट करवाया जा रहा है। चोरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए अब 24 घंटे हथियार बंद सुरक्षाकर्मी इन फ्लैट्स की निगरानी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि गरीबों को ये मकान मिले क्यों नहीं। इसको लेकर हमने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों नेताओं से सवाल पूछा। उत्तर ये मिला। बवाना में स्थित हैं जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स हैं जो पूरी तरीके से खंडर हो चुके हैं, और मुझे याद है आज से 12 साल पहले वो बनकर तैयार हो गए थे। सिर्फ अलॉटमेंट करनी थी माननीय मुख्यमंत्री उस समय के केजरीवाल जी ने, लेकिन क्योंकि उनका नाम राजीव रत्न
आवास योजना के तहत था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण रहा होगा कि गरीब लोगों को जिनको पक्के मकान मिल सकते थे उनको वो मकान नहीं मिल पाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। लगभग 50,000 फ्लैट हैं जो पिछले 12-15 साल से उसी अवस्था में खड़े हैं, किसी को दिए नहीं गए थे। इस पे जो भी नीतिगत फैसले होने चाहिए थे वो हमने लिए हैं। अब उनकी रिपेयर का काम शुरू हो चुका है और जिस कैटेगरी के लिए वो लोग अलॉटमेंट होनी चाहिए थी उनको हम ये अलॉटमेंट करके समय के साथ थोड़े थोड़े, क्योंकि उसमें पैसा बहुत खर्च होना है रिपेयर करने के लिए, तो हम अलग अलग स्लॉट में वो उन लोगों को देते जाएंगे जो उसके लिए एलिजिबल कैटेगरी है। अब आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी झुग्गी वालों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि बीते 5 सालों में महज 1293 झुग्गी वालों को ही पुनर्वास किया गया। बीजेपी सत्ता में है, लेकिन 100 दिन पूरे होने के बावजूद 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 18,000 से ज्यादा फ्लैट्स पर अभी भी कोई नीतिगत फैसला नहीं हो पाया। नतीजा, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद और गरीब आज भी राजधानी की सड़कों पर बेघर है। दिल्ली से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के पास। रवीश, तस्वीरें आपने दिखाई, क्या कहती हैं ये तस्वीरें? इससे कई गुना ज्यादा ही कह रही होंगी ना? बिल्कुल मनोज्ञा, क्योंकि 2022 में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये कहा गया था कि दिल्ली में तकरीबन 500 से ज्यादा जो झुग्गी झोपड़ियों के मोहल्ले हैं और उनमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा मकान हैं। अब आप अगर सोचिए कि उस समय अगर उससे पहले इन मकानों को आवंटित कर दिया जाता तो शायद दिल्ली में जो झुग्गी एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर मानी जा रही है उससे मुक्ति मिल जाती। ये जो फ्लैट बनाए गए वो उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बनाए गए कि उनको यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा, पक्के मकान दे दिए जाएंगे, तो अलग अलग जगहों पर सरकारी जमीनों पर जो कब्जे की शिकायत है उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए कि 2012 से ये सारे मकान तैयार हैं, खंडहर बन गए और इनमें कोई रहा भी नहीं, और अब फिर से इन मकानों को बनाने के लिए सरकार कह रही है कि बजट अलॉट करेंगे। तो आप सोचिए कि टैक्स पेयर के पैसे के साथ में कितनी बड़ी जो है वो लापरवाही हो रही है। अब देखना होगा कि आखिर ये जो नई सरकार बनी है ये क्या नीतिगत इस पर फैसले लेती है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर दिल्ली को झुग्गी मुक्त करना है तो आपको गरीबों को कहीं ना कहीं पुनर्वास करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको पक्के मकान देने पड़ेंगे। अब आप देखिए कि आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बीते 5 सालों में केवल 1300 झुग्गी वालों को पक्के मकान दिए गए। तो आखिर जब ये फ्लैट अगर तैयार होते तो उन सभी झुग्गी वालों को आप फ्लैट दे सकते थे जो आज बेघर है। जी रवीश, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए भी। अब तो हमारे जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स भी यही कह रहे हैं ना, सीधा जवाब, 30 सेकंड का जवाब, समय की सीमा कम है। ऋतुराज झा जी, क्या कहेंगे आप, आखिरी रैप अप? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा था कि चारों इंजन की सरकार आपकी है। अरे वो कह रहे हैं पिछली गलतियों, सरकार की गलतियों की वजह से, हमारे जर्नलिस्ट साथ में कह रहे हैं, उसका तो जवाब दीजिए आप। सुन लीजिए ना, ये भी डीडीए के फ्लैट्स हैं नरेला में। आप ये सोचिए कि कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान। पहले आदमी को रोटी चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए। तो आदमी हमेशा वहां रहना पसंद करेगा जहां उसका रोजगार होगा, और उसी से पैदा हुआ जहां झुग्गी वहां मकान। तो जहां झुग्गी वहां मकान दो ना। नरेला पता है कितना दूर है आपको? कालका जी से, नीरज जी आप बताइए, नेहरू विहार से, शीला जी की सरकार में जितना काम हुआ। तो सवाल ये है कि जहां झुग्गी, ऋतुराज जी समय कम है। नीरज मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्लीज बताइए। वालों को बेघर कर दिया, 1 लाख लोग सड़क पर आते हैं। ऋतुराज जी, एक ये मिनट, कैसी बात है? वो गरीब बिहार यूपी के लोग हैं, अभी बिहार में चुनाव है, वहां जाके आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्यूटिफिकेशन के दौर में हमने ये 30,000 फ्लैट बनाए। मेरा जो विधायकी का क्षेत्र है वहां पर भी 5600 फ्लैट 2012 में बनकर तैयार हुए।
वहां पर सिर्फ उसका सेफ्टी ऑडिट बाकी था और उसका अलॉटमेंट बाकी था, लेकिन क्योंकि वहां पर चुनाव में आचार संहिता लग गई और अगला चुनाव हम हार गए। 2013 से बने हुए वो 5600 फ्लैट आज तक मोहताज हैं कि उन मकानों के अंदर कोई रहने आता, और जैसी स्थिति ये नरेला के फ्लैट्स की दिखती है वैसी ही यहाँ है। और क्योंकि ऋतुराज भाई ने बहुत हल्की बात की कि नरेला बहुत दूर है, अरे मेरे यहाँ तो सिर्फ आधा चलिए, किलोमीटर दिल्ली बहुत दूर है, पूरा बनाई देश कहता है। रोहित कुमार सिंह, जवाब दीजिए इसका। 2 सरकारें चली गई, अब आपकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार। देखिए, हमारी सरकार नहीं, दिल्ली की सम्मानित जनता की सरकार है, और हम लोग भी देश के नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी है। हम किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी की लापरवाही के कारण और भ्रष्टाचार में 24 घंटा संलिप्त रहने के कारण केजरीवाल जी ने दिल्ली के गरीब लोगों के पक्ष को माननीय न्यायपालिका के समक्ष मजबूती, मुस्तैदी और तर्कसंगत तरीके से नहीं रखा, जिस कारण पूर्व में भी झुग्गियों से गरीब लोगों को बेघर होना पड़ा, और इस बार भी हुआ। अरे चुप रहिए झा जी, बरगलाना बंद कीजिए। दारू पर दारू फ्री देने वाले लोग दिल्ली की जनता को मूर्ख न बनाएं। दिल्ली की जनता ने बाय बाय कर दिया इन्हीं कोरे बकवास के कारण, झूठ के कारण। समय मुझे इतनी की इजाजत देता है। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता है और जनता ही जवाब मांग रही है। जनता ही है ना जो हर बार जवाब भी मांगेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।